This is lecture number 2 of Polity section and overall 13th lecture of Prelims Practice 2025 UPSC Prelims Examination. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होंगे जो कि आप इजी तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं और काफ़ी बार यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है द 9th शेड्यूल वॉज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 9th शेड्यूल वॉज एडेड फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था। ठीक है, इसके पीछे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि अभी हम देखेंगे। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है द सुप्रीम कोर्ट इन IR Coelho case upheld the authority of judiciary to review any such laws that damage the basic structure even if they have been put in 9th schedule after the case one भारतीय जजमेंट। देखो IR Coelho केस में ये नहीं कहा गया था कि जो अथॉरिटी ऑफ जुडिशरी होगी वो अंडरमाइन की जाएगी। ठीक है, यहाँ अपहेल्ड नहीं किया, बल्कि ये IR Coelho केस जो था वो जुडिशरी को एक पावर देता है कि बेसिक स्ट्रक्चर को रिव्यू करने की मतलब इसको पावर है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है स्टेटमेंट, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं द सुप्रीम कोर्ट लेट डाउन डुअल टेस्ट टू एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ अ लॉ प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल, दैट इज वेदर इट वायलेट्स एनी फंडामेंटल राइट एंड इफ यस वेदर द वायलेशन ऑल्सो डैमेजेस और डिस्ट्रॉयज द बेसिक स्ट्रक्चर। इसका सिंपल सा मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन रखी कि डुअल टेस्ट होंगे एग्जामिन के लिए द वैलिडिटी ऑफ लॉ प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल। ठीक है, 9th शेड्यूल में डुअल टेस्ट होंगे जो कि ये वायलेट कर रहा है किसी भी फंडामेंटल राइट को। अगर हाँ तो वायलेशन आल्सो डैमेजेस और डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर। अगर वायलेशन कर रहा है फंडामेंटल राइट को तो ये डबल टाइम स्क्रूटनाइज होगा इसका। तो ये क्लियर मतलब वायलेशन कर रहा है और डैमेज कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है बेसिक स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, सेकेंड रॉन्ग है और थर्ड करेक्ट, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन दिया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखते हैं 9th शेड्यूल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। ठीक है, IR Coelho केस में IR Coelho वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में इस केस में ये कहा गया था कि सेवरल लॉज कुछ लॉज हैं जो इंक्लूडेड हैं 9th शेड्यूल में वर चैलेंज्ड ऑन द बेसिस दैट एनी लॉ वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स शुड बी डीम्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड दैट द जुडिशरीज पावर टू रिव्यू कुड नॉट बी स्ट्रिप्ड अवे। मतलब जुडिशरी की ये पावर होगी स्क्रूटनाइज करने के लिए। ठीक है, और उसकी पावर को यहाँ पर स्ट्रिप नहीं किया जा सकता। इन जनवरी 2007 में a 9-judge कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट गेव इट्स रूलिंग ऑन दिस इशू। तो IR Coelho केस ये याद रखना कि बेसिक स्ट्रक्चर पर उन्होंने मतलब ये जुडिशरी को एम्पावर करती है। द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड पार्लियामेंट्स अथॉरिटी टू प्लेस लॉज विद इन द 9th शेड्यूल बट क्लैरिफाइड दैट दीज लॉज आर स्टिल सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। इट स्टेटेड दैट लॉज इंक्लूडेड इन द 9th शेड्यूल डू नॉट हैव एब्सोल्यूट इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल स्क्रूटनी। ठीक है, ये मतलब 9th शेड्यूल में जो चीज़ दी गई है वो बिल्कुल मतलब एब्सोल्यूट तरीके से इम्यून नहीं है। स्क्रूटनी मतलब बेसिक जो स्क्रूटनी है, रिव्यू है, वो उससे मतलब ये इम्यून नहीं है, बचा नहीं जा सकता और उसे स्क्रूटनाइज किया जा सकता है 9th शेड्यूल को। ठीक है, इससे पहले हम जो मतलब अप्रैल 24 1973 के पहले अगर बेसिक स्ट्रक्चर जब यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया था तो जब 9th शेड्यूल में कोई भी लॉ पास करके आर्टिकल 368 के अंडर पास करके 9th शेड्यूल में रख दिया जाता था तो उससे मतलब बार होता था स्क्रूटनी ऑफ द कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट स्क्रूटनाइज नहीं कर सकती थी। ठीक है, लेकिन केशवानंद भारती जजमेंट आने के बाद बेसिक स्ट्रक्चर मतलब डॉक्ट्रिन हुआ। ठीक है, उसके बाद जो है इसे चैलेंज किया गया था कोर्ट में। कोर्ट आउटलाइंड अ डुअल टेस्ट टू असेस द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉज इन द 9th शेड्यूल। ठीक है, डुअल केस जो कि थर्ड स्टेटमेंट था। तो ये हम यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ लिए। ठीक है, और बेसिक स्ट्रक्चर का जो फर्स्ट अमेंडमेंट था, बेसिक स्ट्रक्चर कैसे मतलब इमरजेंस हुआ ये हम देखेंगे। बहुत सारे केस जैसे शंकरी प्रसाद केस 1951 में ये अपहेल्ड कर दिया कि आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट के पास पावर है
अमेंडमेंट करने के लिए, मतलब जो फंडामेंटल राइट्स है उसे अमेंड कर सकती है। ठीक है, पार्लियामेंट के पास एक सुपरवाइजरी पावर है। सज्जन सिंह केस 1961 में इन्होंने और एम्पावर कर दिया कि जो मतलब फंडामेंटल राइट्स है उसे एक अफर्म कर दिया। ठीक है, एक अफर्म्ड कर दिया और ज़्यादा मजबूती दी कि पार्लियामेंट जो है मतलब फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है। गोलकनाथ केस में इसे जो है एक ट्रांसेंडेंटल और इम्यूटेबल बताया फंडामेंटल राइट्स को, कि फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पर अमेंड नहीं कर सकती। ठीक है, कोर्ट। उसके बाद जो है ये 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 आया, जो कि मतलब पूरी तरीके से क्या कर दिया, ये एक्ट पार्लियामेंट पास कर दिया और यहाँ पर कहा कि कोई भी अगर लॉज जो हैं, मतलब आर्टिकल 368 के तहत जो भी लॉज बन रहे हैं वो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा अंडर आर्टिकल इसके 13 के अंदर। ठीक है, तो ये यहाँ पर 24th अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पर दिया गया। ठीक है, इसमें जजमेंट सुनाया गया, मतलब पार्लियामेंट का एक्ट था, ये पार्लियामेंट के फेवर में बात करेगा। ठीक है, केशवानंद भारती केस 1973 में ये एक लैंडमार्क जजमेंट था, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पर इमरजेंस हुआ। ठीक है, इंदिरा गांधी केस में 1975 में ये यहाँ पर ये कहा गया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर हैं उनको मतलब टच नहीं किया जा सकता, अदरवाइज अदर कॉन्स्टिट्यूशन जो अदर फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पर ऐसे बोला गया ना कि आर्टिकल 39 बी और सी यहाँ पर जो मतलब फंडामेंटल राइट्स किसके अंदर 14, 19 और यहाँ पर जो 31, ठीक है 31 सी, इसके अगेंस्ट मतलब यहाँ पर कौन मतलब प्रेफरेंस में रहेंगे, आर्टिकल 39 बी और आर्टिकल 39 सी। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दी गई है। उसके बाद मिनर्वा मिल्स केस ने ये बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर अपहेल्ड करेगी कोर्ट। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर को यहाँ पर अपहेल्ड किया, मतलब ये एम्पावर किया कि बेसिक स्ट्रक्चर जो होंगे वो मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जो कोर्ट द्वारा मेंशन है, उन्हें अमेंड नहीं कर सकती। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को मतलब अमेंड कर सकती है पार्लियामेंट। ठीक है, वोमन राव केस 1982 या 81 का है। ठीक है, 82 का नहीं 81 का है। इन्होंने ये से मतलब बेसिक स्ट्रक्चर को मतलब एक एम्पावरमेंट दिया। ठीक है, एलिमेंट्स, वेरियस एलिमेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे देख लेते हैं कौन कौन से बेसिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स हैं। जैसे यहाँ पर सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीमेसी हमेशा बनी रहे। फाउंडेशन ऑफ ऑल लॉज, मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंडर स्क्रूटनाइज, मतलब स्क्रूटनी हो और गवर्न करे एक लेजिस्लेटिव एक्शन। ठीक है, तो ये इसका मतलब पर्पस था सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोई ना हो सके। जैसे 3 बॉडीज है ना, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, इनको मतलब सुप्रीम फंक्शनल प्रॉपर फंक्शन कर सके, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ऊपर रखा जाए। ठीक है, नेक्स्ट है सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन नेचर हो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे कंट्री का। ठीक है, कोर ऑफ द, यहाँ पर जैसे ये है कोर ऑफ इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी में कौन कौन से कोर हैं, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन नेचर, डिफाइंस इंडियाज पॉलिटिकल आइडेंटिटीज। ठीक है, सेकुलर कैरेक्टर हो, सभी मतलब रिलीजन बराबर हो, कोई मतलब स्टेट जो है किसी एक रिलीजन के फेवर में बात ना कर रहा हो। ठीक है, इंश्योर करे रिलीजियस फ्रीडम को और इंटीग्रेट करे इंडियन इथोस को, मतलब फेथ को। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर बनी रहे जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच, और प्रिवेंट कर सके कंसंट्रेशन ऑफ पावर। ठीक है, लिमिटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो। ठीक है, जैसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये बनी रहे, मेंटेन रहे। ठीक है, और फेडरल कैरेक्टर हो, जैसे बैलेंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, ये है मतलब बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इंश्योर्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये भी है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, जिसमें नेशनल कोहेरेंस हो, ओवर आर्चिंग प्रिंसिपल्स मेंटेन रहे। ठीक है, वेलफेयर स्टेट हो, जुडिशियल रिव्यू मेंटेन रहे। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू मतलब हमेशा जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होंगे वो उसका जुडिशियल रिव्यू जरूर होगा। ठीक है, फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स, जो कि फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। ठीक है, अफोर्ड्स पर्सनल लिबर्टीज़ को यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाए। पार्लियामेंट्री सिस्टम, मतलब एक बेसिक स्ट्रक्चर ये भी है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते कि यहाँ पर मतलब जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ठीक है, जैसे यूएस में है, वो यहाँ पर इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम ही मेंटेन रहे। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस हो, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल, मतलब जो अल्टीमेट पावर किसके हाथों में है, पीपल के पास। ठीक है, वो मेंटेन रहे। रूल ऑफ लॉ, जैसे लीगल इक्वालिटी और फेयर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और जो फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच बैलेंस बना रहे। ठीक है, और इक्विटी
इक्वालिटी ऑफ प्रिंसिपल, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, जैसे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में या फिर किसी के अगेंस्ट मतलब डिस्क्रिमिनेशन ना हो सके, ठीक है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ये भी मेंटेन रहे, बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी और पीपल का मैंडेट यहाँ पर बना रहे, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इम्पार्शियल जस्टिस सिस्टम और प्रोटेक्ट्स राइट्स एंड लिबर्टीज़, ये सारी चीज़ें मेंटेन रहे, ठीक है। लिमिटेड पार्लियामेंट अमेंडमेंट पावर, मतलब पार्लियामेंट के पास इतनी लिमिटेड पावर हो ताकि उसके मतलब उसके पास अनलिमिटेड पावर ना हो, अदरवाइज अनलिमिटेड पावर होने की वजह से पार्लियामेंट डिस्ट्रॉय कर सकता है बेसिक स्ट्रक्चर को। तो ये रहे एलिमेंट्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स, फेडरलिज्म एंड सेकुलरिज्म। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, यस ये पार्ट है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजन्स लिबर्टीज एंड टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर रखा है जुडिशियल रिव्यू को, ठीक है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट पूछ रखा है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आर्टिकल 355 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेसेस विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। क्या क्या ड्यूटीज़ हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पर, वो यहाँ पर आर्टिकल 355 में मेंशन कर रखा है, ठीक है। प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर जो आर्टिकल 352, ठीक है, 352 में क्या है, नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, ठीक है, जिसमें कि जो एक्सटर्नल इमरजेंसी और इंटरनल डिस्टर्बेंस जिसे बोलते हैं आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है, इनके तहत बात कर रहा है कि आर्टिकल 355 में मेंशन है प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस, करेक्ट हो जाएगा। इंश्योरिंग दैट एवरी स्टेट गवर्नमेंट फॉलोज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ये भी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि सभी स्टेट की जिम्मेदारियां हैं कि वो फॉलो करें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी और आर्म्ड रिबेलियन और एक्सटर्नल और इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है। इंश्योरिंग दैट एवरी स्टेट इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट इकोनॉमिक डाउनटर्न, क्या इकोनॉमिक डाउनटर्न यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा सकता है, नहीं, जब हमारा यहाँ पर जो इकोनॉमिक इमरजेंसी लगेगी ना, जो आर्टिकल 360 में है, 360 में हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट है, वो इसमें मेंशन है, ना कि आर्टिकल 355 में, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, करेक्ट पूछ रखा है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इज अ फॉर्म ऑफ जुडिशियल रिव्यू दैट इज यूज्ड टू टेस्ट द लीगैलिटी ऑफ एनी लेजिस्लेशन बाय द कोर्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिफाइन द बेसिक स्ट्रक्चर, देखो ये याद रखना, ठीक है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं करता है, ठीक है। इट इज़ अ जुडिशियल इनोवेशन, जुडिशरी ने इसे इनोवेट करी। और जो बेसिक स्ट्रक्चर, ये देखिए, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे केवल और केवल कौन डिफाइन कर सकती है कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर का टर्म है, वो डिफाइन करेगी कौन, कोर्ट, ना कि पार्लियामेंट, ठीक है। डॉक्ट्रिन वाज इवॉल्व्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 1973, लैंडमार्क रूलिंग इन केस वनन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला इन 7:6 वर्डिक्ट, 7-6 वर्डिक्ट में 7 जज बेंच ने मतलब ये किया कि बेसिक स्ट्रक्चर के फेवर में दिया, और यहाँ पर ओवर रूल किया किसे, जो मतलब शंकानी प्रसाद केस और जो सज्जन सिंह केस थे, वो यहाँ इनको ओवर रूल किया, ठीक है। 13 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच रूल्ड दैट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इनवायलेबल एंड कुड नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। केशवानंद भारती रूलिंग में द सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेवरल एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट कुड बी आइडेंटिफाइड एज बेसिक फीचर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट बट एडेड दैट इट वाज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, ठीक है, ये दिया मतलब सुप्रीम कोर्ट ने। एग्जाम्पल के लिए जुडिशियल रिव्यू, रूल ऑफ लॉ, फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्ट्रक्चर आर आइडेंटिफाइड एज बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये यहाँ पर जुडिशरी ने मेंशन किया, ठीक है। थर्ड का सोल्यूशन क्या है, जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोजेज 2 ड्यूटीज़ ऑन द सेंटर, कॉन्स्टिट्यूशन 2 ड्यूटीज़ को इम्पोज करती है सेंटर पर जब यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी इम्पोज की जाती है, टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है, ये एक तो कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है, दूसरा ड्यूटी है सेंटर की, टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज कैरीड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या है कि एवरी गवर्नमेंट, एवरी स्टेट गवर्नमेंट का ये जिम्मेदारी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर चले, प्रोविजंस के बेसिस पर चले। और फर्स्ट है कि सेंटर की ये ड्यूटी बनती है कि वो एक्सटर्नल एग्रेशन से या इंटरनल डिस्टर्बेंस से स्टेट्स को बचाए, ठीक है। इट इज़ ड्यूटी इन द परफॉर्मेंस ऑफ विच द सेंटर टेक्स ओवर द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट अंडर आर्टिकल 356 इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट, ठीक है।
तो ये 356 जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल होती है और जो यहाँ पर स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। दिस इज पॉपुलरली नोन एज द प्रेसिडेंट्स रूल, इट इज ऑल्सो नोन एज स्टेट इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। यहाँ पर देखिए जो आर्टिकल 355 है, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन से यहाँ पर लिया है इसे, ठीक है। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस एंड टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी किस आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 356, ठीक है। स्टेट इमरजेंसी इसे बोलते हैं व्हेन कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल्ड देन प्रेसिडेंट रूल मस्ट बी इम्पोज्ड ऑन द स्टेट कंसर्न, ठीक है। इसे और एक बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट है द इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल इज अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट एंड डज नॉट रिक्वायर द सैंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। तो दिस इज रॉन्ग, यहाँ पार्लियामेंट से अप्रूव कराना पड़ता है जब प्रेसिडेंट यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगता है, ठीक है। तो ये याद रखना। इट कैन बी रिवोक्ड एनी टाइम बाय द प्रेसिडेंट, तो किसी भी टाइम रिवोक कर सकता है मतलब प्रेसिडेंट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। यस दिस इज करेक्ट, क्योंकि जब प्रेसिडेंट यहाँ पर साइन कर देंगे तो अपने आप क्या होगी, स्टेट इमरजेंसी रिमूव हो जाएगी, ठीक है, रिवोक कर दी जाएगी। प्रेसिडेंट्स रूल वॉज इम्पोज्ड ऑन ऑल द स्टेट्स इन इंडिया एक्सेप्ट तेलंगाना। क्या ये ऐसा है कि सभी जगह लग गया? यहाँ पर आंध्र प्रदेश की बात किया जाए कि आंध्र प्रदेश में भी यहाँ पर नहीं लगाई गई, ठीक है। 2 स्टेट है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये ऑल स्टेट की बात कर रहा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ओनली ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, जो कि स्टेटमेंट 2 इज ओनली करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड इवन इफ स्क्रूटनी ऑफ इंडिया इज नॉट इज थ्रेटन्ड, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड इवन इफ सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इज नॉट इन थ्रेटन्ड। क्या नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है इवन भले ही सिक्योरिटी ऑफ इंडिया थ्रेटन में ना रहे, बट देयर इज अ केस ऑफ इमिनेंट डेंजर, तो ये करेक्ट हो जाएगा। मतलब अगर इमिनेंट डेंजर हो तो यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, जो कि इंटरनल डिस्टर्बेंस या फिर आर्म्ड रिबेलियन उसे बोलते हैं, तो यहाँ पर लगाई जा सकती है नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑलवेज अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडियन टेरिटरी। क्या ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी ये कह रहा ऑलवेज अप्लाइज, ऑलवेज नहीं, किसी भी पार्ट में लगाई जा सकती है नेशनल इमरजेंसी, कोई जरूरी नहीं है कि होल ऑफ इंडियन टेरिटरी में लगाया जाए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये है सॉल्यूशन, जैसे कि 4th क्वेश्चन का था, या प्रोक्लेमेशन इम्पोजिंग प्रेसिडेंट्स रूल मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू, ठीक है। 2 month के मतलब अप्रूव कर दिया, जब इम्पोज किया जाएगा प्रेसिडेंट रूल तो 2 month की यहाँ पर परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू, तो दोनों हाउसेस से अप्रूव कराना पड़ेगा, ठीक है, जब किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगता है। लेकिन इफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इज इशूड एट द टाइम व्हेन द लोक सभा हैज बीन डिसॉल्व्ड और द डिसोल्यूशन ऑफ द लोक सभा टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पीरियड ऑफ 2 months विदाउट अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन, ठीक है। जब यहाँ पर लोकसभा अगर मतलब डिसॉल्व हो जाती है तो उसके मतलब राज्यसभा यहाँ पर अप्रूव करेगी, उसके जब लोकसभा यहाँ पर आएगी तो उसके 2 month पीरियड में ही विद इन 2 months पीरियड उसे अप्रूव कराना जरूरी है, ठीक है। देन द प्रोक्लेमेशन सर्वाइव्स अंटिल 30 days फ्रॉम द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द लोकसभा आफ्टर इट्स रिकॉन्स्टिट्यूशन। जब लोकसभा यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट होगी, रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, तो विद इन 30 days में ये प्रोक्लेमेशन जो होगा वो सर्वाइव करेगी, ठीक है, विद इन 30 days में, विद इन 30 days तक। उसके बाद जो है वो रिवोक कर दी जाएगी, प्रोवाइडेड दैट द राज्यसभा अप्रूव्स इट इन द मीन टाइम, ठीक है। प्रेसिडेंट्स रूल कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बाय द प्रेसिडेंट एंड डज नॉट नीड पार्लियामेंट्स अप्रूवल, तो ये यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना, सॉरी मैं यहाँ आंध्र प्रदेश की बात किया था, नहीं छत्तीसगढ़ है, ठीक है। छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना आर द ओनली स्टेट्स वेयर द प्रेसिडेंट्स रूल हैज़ नॉट बीन इम्पोज्ड सो फार, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। यहाँ पर आर्टिकल 352 है नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात कर रहा है कि प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और अ पार्ट ऑफ इट इज इन थ्रेटेंड और बाय वार और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये कंडीशन दी हुई है कि थ्रेटेंड होगा वार और एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर आर्म्ड रिबेलियन से, तब यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी इम्पोज कर दी जाएगी। इट मे बी नोटेड हियर दैट
द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी इवन बिफोर द एक्चुअल अकरेंस ऑफ वार और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। तो ये इन थ्रेटेंड के पहले ही नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट के द्वारा इम्पोज की जा सकती है इफ़ ही इज़ सेटिस्फाइड दैट देयर इज एन इमिनेंट डेंजर। कोई भी अगर सिचुएशन ऐसी आती है तो प्रेसिडेंट यहाँ पर इम्पोज कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी। ओके, अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी में बी एप्लीकेबल टू द इंटायर कंट्री और ओनली अ पार्ट ऑफ इट। पार्ट में भी और मतलब इंटायर कंट्री में भी इम्पोज की जा सकती है, एप्लीकेबल हो सकती है। द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 इनेबल्ड द प्रेसिडेंट टू लिमिट द ऑपरेशन ऑफ अ नेशनल इमरजेंसी टू अ स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पर 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत यहाँ पर प्रेसिडेंट का जो मतलब अप्रूवल है वो यहाँ पर पार्ट ऑफ इंडिया में भी इम्पोज की जा सकती है। यहाँ पर आर्टिकल 356 कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि इफ़ द प्रेसिडेंट ऑन रिसीट और of a report from the governor of a state or otherwise is satisfied that a situation has arisen in which the government of the state cannot be carried on in accordance with the provisions of this constitution। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग स्टेट काम नहीं कर रहा है तो प्रेसिडेंट वहाँ पर प्रोक्लेम कर सकता है इमरजेंसी। ठीक है, प्रेसिडेंट मे बाई प्रोक्लेमेशन assume to himself all or any of the functions of the government of the state and all or any of the powers vested in or exercisable by the governor or anybody or authority in the state other than the legislature of the state। ठीक है, declare that the powers of the legislature of the state shall be exercisable or by under the authority of the parliament। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ मेंशन है। तो मेक such incidental and consequential provisions as appear to the president to be necessary or desirable for giving effect to the objects of the proclamation, including provisions for suspending in whole or in part the operation of any provisions of this constitution relating to anybody or authority in the state। ठीक है, ये चीज़ है। provided that nothing in this clause shall authorize the president to assume to himself any of the powers vested in or exercisable by a high court or to suspend in whole or in part the operation of any provision of this constitution relating to the high court। ठीक है, हाई कोर्ट की यहाँ पर परमिशन लेनी पड़ेगी। यहाँ पर क्लॉज 2 है एनी सच प्रोक्लेमेशन में बी रिवोक्ड और वेरीड बाय अ सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट इफ एनी सच प्रोक्लेमेशन नॉट बीइंग अ प्रोक्लेमेशन रिवोकिंग अ प्रीवियस प्रोक्लेमेशन इज इशूड एट एनी टाइम when the house of the people is dissolved or the dissolution of the house of the people takes place during the period of 2 months referred to in this article। मतलब 2 महीने में अगर वो मतलब रिकॉन्स्टिट्यूट हुई तो विद इन 30 डेज में क्या हो जाएगी, रिवोक हो जाएगी, मतलब आफ्टर 30 डेज बाद। ठीक है, तो यहाँ विद इन 2 मंथ्स में यहाँ पर अप्रूव करना होगा जब रिकॉन्स्टिट्यूट होगी कौन, लोकसभा। ठीक है, अ प्रोक्लेमेशन सो अप्रूव्ड शैल अनलेस रिवोक्ड सीज टू ऑपरेट ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू ऑफ द प्रोक्लेमेशन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। इंडियन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, देखेंगे कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कैसे काम करता है, क्या क्या फीचर्स है इसके। ठीक है, सारी चीज़ देखेंगे। स्टेटमेंट फर्स्ट है प्रेसिडेंट इज द रियल एग्जीक्यूटिव। क्या रियल एग्जीक्यूटिव है? डी फैक्टो रूलर नहीं, डी फैक्टो रूलर होता है प्राइम मिनिस्टर और यह है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव ना कि रियल एग्जीक्यूटिव, ये रॉन्ग हो जाएगा। स्टेटमेंट सेकंड है द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट हु यूसेस देयर डिस्क्रेशन। क्या डिस्क्रेशन यूज़ करता है प्रेसिडेंट? नहीं, वो अगर मेजॉरिटी में है प्राइम मिनिस्टर, मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर मेजॉरिटी में है तो प्रेसिडेंट उसे नॉमिनेट करेगा ही करेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के पद पर। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्क्रेशन नहीं यूज़ करता। द काउंसिल ऑफ डिस्क्रेशन तो बहुत बाद में यूज़ करता है जब यहाँ पर कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में नहीं होती है। ठीक है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द राज्यसभा। ये तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है, लोकसभा के मतलब कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, ना कि राज्यसभा के। ओके, तो यहाँ पर सारे स्टेटमेंट जो है रॉन्ग हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिक्वायर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिक्वायर करती है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का डिसीजन है वो प्रेसिडेंट के साथ शेयर करेगा। कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 78। ठीक है, तो ये आर्टिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये नहीं याद रखना। ओके, ये यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। ओके,
क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन यहाँ दिया है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी होती है टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट all decisions of the council of ministers relating to the administration of the affairs of the union and proposals for legislation. Okay, or to furnish such information relating to the administration of the affairs of the union and proposal for legislation as the president may call for. मतलब प्रेसिडेंट जैसे बुलाएगा वो इंफॉर्मेशन प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट के साथ शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, इफ़ द प्रेसिडेंट सो रिक्वायर्स, ऐसा अगर ज़रूरत है प्रेसिडेंट के लिए, to submit for the consideration of the council of ministers any matter on which the decision has been taken by a minister but which has not been considered by the council। तो मतलब मिनिस्टर बट विच हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल, मतलब जो काउंसिल मतलब मैटर होते हैं वो अगर काउंसिल कंसिडर नहीं करती है तो यहाँ पर प्रेसिडेंट को ऐसा ज़रूरत होती है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो कंसिडरेशन है उन्हें सबमिट करना पड़ेगा, तो सबमिट करना ही करना है। ठीक है, यहाँ पर आर्टिकल 74 में दिया है, जैसे यहाँ पर दिया है ना, आर्टिकल 74 क्वेश्चन में दिया है, तो देख लेते हैं आर्टिकल 74 में क्या मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स with the prime minister at the head to aid and advise the president who shall in exercise of his functions act in accordance with such advice। मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस से, मतलब प्राइम मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस विद द प्रेसिडेंट, मतलब प्राइम मिनिस्टर एड एंड एडवाइस विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट के साथ शेयर करता है, और ये जो एडवाइस होंगे एड एंड एडवाइस होंगे उस बेसिस पर प्रेसिडेंट वर्क करता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। Provided that the president may require the council of ministers to reconsider such advice either generally or otherwise, and the president shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration। कोई भी रिकन्सिडरेशन होता है तो इस बेसिस पर, मतलब इस एडवाइस पर प्रेसिडेंट वर्क करता है। तो क्वेश्चन वेदर एनी एंड इफ सो दैट so what advice was tendered by ministers to the president shall not be inquired into any court। मतलब क्या है कि अगर ये इंक्वायरी, अगर ये एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देता है और ये जो है मिनिस्टर्स की एडवाइस प्रेसिडेंट के पास जाती है, प्रेसिडेंट मानने से इनकार कर देता है, कोई भी कोर्ट में यहाँ पर इंक्वायरी नहीं होगी। ठीक है, तो ये याद रखना, मतलब कि जो एडवाइस होगी, सॉरी यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है एडवाइस को मानेंगे। ठीक है, तो ये एडवाइस कैसे भी हो वो किसी भी कोर्ट में मतलब इंक्वायरी स्क्रूटनाइज नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो ये याद रखना। यहाँ पर आर्टिकल 75 है, 75 के बारे में जो अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो वो यहाँ पर आर्टिकल 75 में मेंशन है। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड 15%, 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, अब द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल से ज़्यादा, मतलब जितने भी मेंबर होंगे हाउस ऑफ द पीपल में, मतलब लोकसभा में, उसके 15% से ज़्यादा मतलब अपॉइंट नहीं कर सकते प्रेसिडेंट। अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बिलोंगिंग to any political party who is disqualified for being a member of that house under paragraph 2 of the 10th schedule shall also be disqualified to be appointed as a minister। मतलब क्या है कि अगर कोई भी मिनिस्टर यहाँ पर, मतलब कोई भी मेंबर लोकसभा का या फिर राज्यसभा कोई भी मेंबर यहाँ पर रिमूव किया जाता है, ठीक है, 10th शेड्यूल के अंदर, तो अगर मिनिस्टर के पद पर है तो मिनिस्टर की पद भी यहाँ पर रिमूव हो जाएगी, मतलब चली जाएगी। ठीक है, for duration of the period commencing from the date of his disqualification till the date on which the term of his office as such member would expire, or where he contest any election to either house of parliament before the expiry of such period till the date on which he is declared elected whichever is earlier। जो भी यहाँ पर अगर इलेक्शन लड़ना चाहेंगे तो उनका जो पीरियड में डिस्क्वालिफिकेशन है उस पीरियड के डिस्क्वालिफिकेशन के तहत मतलब इलेक्शन फाइट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है जैसे भी यहाँ पर एक्सपायरी होगी पीरियड की, वैसे यहाँ पर इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया जाएगा इलेक्शन को। ठीक है, उनको मतलब फाइट करने के लिए। द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये याद रखना कि मिनिस्टर जो होंगे वो ड्यूरिंग द प्लेजर, जब भी प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक वो मिनिस्टर के पद पर बने रहेंगे। अदरवाइज प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की हेल्प से उस मिनिस्टर को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी टाइम। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल मीन्स लोकसभा। Before a minister enters upon his office, the president shall administer to him the oaths of office and of secrecy according to the form set out for the purpose in the first schedule। A minister who for any period of 6 consecutive months is not a member of either house of parliament
shall at the expiration of that period cease to be a minister। मतलब विदिन 6 मंथ, जैसे मान लो मेंबर बने, ठीक है, अगर उन्हें मिनिस्टर बना दिया जाए तो 6 महीने के अंदर उन्हें क्या करना पड़ेगा, किसी भी मतलब हाउस से मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, ठीक है, कहीं से भी लेके मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर नहीं ऐसा करते हैं तो उनका मिनिस्टर का जो पद है, ठीक है, वो सीज हो जाएगी। द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी सच एंड पार्लियामेंट में फॉर्म टाइम टू टाइम बाय द लॉ डिटरमिन। मतलब पार्लियामेंट जो है डिटरमाइन करेगी टाइम टू टाइम, ठीक है, मिनिस्टर की सैलरीज और अलाउंस, एंड अंटिल पार्लियामेंट सो डिटरमाइंस शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द सेकेंड शेड्यूल। और ये सेकेंड शेड्यूल में मेंशन है, ठीक है। देखो आर्टिकल 78 के बारे में दिया है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट all decisions of the council of ministers relating to the administration of the affairs of the union and proposals for legislation, to furnish such information relating to the administration of the affairs of the union and proposals for legislation as the president may call for। तो ऐसा मतलब यहाँ पर रिलेशनशिप है प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच। इफ द प्रेसिडेंट so requires to submit for the consideration of the council of ministers any matter on which a decision has been taken by a minister but which has not been considered by the council, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर मेंशन है। आर्टिकल 81 भी दिया है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 331 द हाउस ऑफ द पीपल शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 530 मेंबर। ये मतलब फिक्स्ड मेंबर है, 530 मेंबर्स जरूर होंगे, ठीक है, और नॉमिनेटेड मेंबर 12 होंगे, ओके, जो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज इन द स्टेट, ठीक है, तो ये यहाँ पर आर्टिकल 81 में मेंशन है, ये चीज़ यहाँ पर पोस्ट करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर रेस्पेक्टिवली सेट्स द डेट फॉर द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर। तो ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्पीकर का जो लेजिस्लेचर या फिर पार्लियामेंट की बात की जाए कि लोकसभा में, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट लोकसभा में और गवर्नर जो है स्पीकर जो लेजिस्लेचर में यहाँ पर डेट फिक्स करते हैं स्पीकर की इलेक्शन के लिए, ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज दैट द स्पीकर शुड बी इलेक्टेड विदिन 6 मंथ्स फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज कर रखा है कि स्पीकर इलेक्ट होना चाहिए विदिन 6 मंथ्स में, तो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर नहीं स्पेसिफाई किया, ये इसका डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। यूजुअली द स्पीकर कम्स फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, ये भी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मेरिट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम। क्या क्या मेरिट्स हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के? द सिस्टम प्रिवेंट्स डिस्पोटिज्म बाय डिवाइडिंग एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी अमंग मल्टीपल मिनिस्टर्स। द पार्लियामेंट्री सिस्टम क्रिएट्स हार्मनी बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। देखो यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि द सिस्टम प्रिवेंट्स डिस्पोटिज्म बाय डिवाइडिंग एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी अंडर अमंग मल्टीपल मिनिस्टर्स, ठीक है। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की जो डिस्पोटिज्म है वो यहाँ पर मल्टीपल मिनिस्टर के बीच नहीं होगी, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्रिएट्स हार्मनी, किसके बीच हार्मनी क्रिएट करती है? एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच, ना कि जुडिशरी के बीच, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट सेकंड जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, ओके। इट प्रोवाइड्स वाइड रिप्रेजेंटेशन टू डिफरेंट रीजन्स एंड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी थ्रू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कि ये प्रोवाइड करता है वाइड रिप्रेजेंटेशन टू द डिफरेंट रीजन्स एंड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी थ्रू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ओके। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो ओनली 1, क्योंकि इनकरेक्ट पूछ रखा है, ठीक है। तो इनकरेक्ट हमारा कौन सा है? ओनली सेकेंड स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पर सोल्यूशन है, मैंने इसके डिटेल में मतलब यहाँ पर बता दिया आपको, और आप यहाँ पर पॉज करके वीडियो देख सकते हैं सोल्यूशन इसका, ठीक है। यहाँ पर मेरिट्स हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के, यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर कोऑर्डिनेशन फॉर एफिशिएंट गवर्नेंस, प्रिवेंशन ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म थ्रू चेक्स एंड बैलेंसेस, ठीक है, इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्विंग डाइवर्स ओपिनियंस, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट, ठीक है। गवर्नमेंट जो है अकाउंटेबल होगी पार्लियामेंट के थ्रू बिफोर द पार्लियामेंट, डाइवर्स ग्रुप रिप्रेजेंटेशन रिफ्लेक्टिंग सोसाइटी, एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन प्राइम मिनिस्टर रिप्लेसमेंट फॉर अडेप्टेबिलिटी। ये है, इसके फीचर क्या है? वेरियस फीचर्स लाइक रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट या फिर मोनार्क, और मेजॉरिटी रूल इन लोकसभा, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर आर्टिकल 75 में मेंशन है, जो कि लोकसभा की होंगे, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लोकसभा, और पॉलिटिकल होमोजेनाइटी फॉर स्टेबिलिटी, डुअल मेंबरशिप होगी मिनिस्टर और उसके जो मेंबर्स होंगे, टेन्योर लिंक्ड टू लोकसभा मेजॉरिटी, एंड मिनिस्टर 6 मंथ्स एब्सेंस रूल, ये भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट होता है। डिमेरिट क्या हो सकते हैं? डिमेरिट देख लें कि पोटेंशियल फॉर कैबिनेट डिक्टेटरशिप अंडर
स्ट्रांग पीएम, जब प्राइम मिनिस्टर स्ट्रांग होते हैं, जैसे करंट में अभी 17th लोकसभा में जो मतलब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से पीएम बने, ठीक है, उसके बाद जो है उसका वायलेशन भी बहुत ज़्यादा हुआ, कैबिनेट डिक्टेटरशिप यहाँ पर देखने को मिली कि अदर मेंबर्स को यहाँ पर कोई भी पोर्टफोलियो नहीं दिया जा रहा था, विद इन कैबिनेट के अंदर ही सारे वर्क किए जा रहे थे और प्राइम मिनिस्टर के नाम पर, ठीक है। नॉन एक्सपर्ट मिनिस्टर्स अफेक्टिंग क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस, सिविल ऑफिशियल पावर लीडिंग टू ब्यूरोक्रेटिक इन्फ्लुएंस, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेशर्स ऑन डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी इनकन्सिस्टेंसी विद चेंजिंग गवर्नमेंट्स, ठीक है, इनकन्सिस्टेंसी रहती है गवर्नमेंट के चेंजेस होने में, लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर होती है, अफेक्टिंग चेक्स एंड बैलेंसेस, कोर्ट की यहाँ पर ज़्यादा मतलब स्ट्रांगनेस देखने को नहीं मिलती है, एंटी डिफेक्शन लॉज जो होते हैं वो रिस्ट्रिक्ट किए जाते हैं इंडिविजुअल लॉ मेकर्स फ्रीडम के द्वारा, ठीक है। तो ये यहाँ पर डिमेरिट्स हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होल्ड्स इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज फर्स्ट अमंग इक्वल्स। तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होल्ड करते हैं और उन्हें डिस्क्राइब किया जाता है फर्स्ट अमंग इक्वल्स, तो ये जो होगी वो करेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है, प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजन मेकिंग ऑन ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी इशूज एंड अदर पोर्टफोलियोज नॉट एलोकेटेड टू एनी अदर मिनिस्टर, मतलब कह रहा है प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजन मेकिंग ऑन ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी इशूज, ये करेक्ट हो जाएगा, एंड अदर पोर्टफोलियोज नॉट एलोकेटेड टू एनी अदर मिनिस्टर, तो ये मतलब करेक्ट हो जाएगा, दोनों करेक्ट हो जाएंगे। इनकरेक्ट पूछ रखा है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया एंड द यूएसए। जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात कर रहा है इंडिया और यूएसए के बारे में। स्टेटमेंट फर्स्ट है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली, यहाँ पर एक्सप्लिसिटली मतलब ओपनली बात कर रहा है कि मतलब पूरी ओपन मतलब यहाँ पर मेंशन किया गया है जुडिशियल रिव्यू इन इट्स प्रोविजन, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, जो कि जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट इंडिया में मेंशन किया गया है, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड है, इन इंडिया जुडिशियल रिव्यू इज बेस्ड ऑन प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, और अमेरिकन में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, ठीक है। इंडिया में प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ लिमिटिंग द जुडिशरीज स्कोप टू इवेल्युएट द रीजनेबलनेस ऑफ लॉज, ठीक है, ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सेकेंड करेक्ट, और थर्ड यहाँ पर फोर्थ नहीं है, थर्ड है। द कंसेप्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इन द यूएसए allows courts to declare laws void on both substantive and procedural grounds, यहाँ substantive and procedural grounds यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है, ये भी करेक्ट हो जाएगा, 2 और 3 ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा। और देखो यहाँ पर जो है हाँ ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे, ये डी होगा 10th का, और 11th का कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सोल्यूशन है, पोज करके वीडियो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स क्या है, कैसे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। द पार्लियामेंट हैज़ द सोल अथॉरिटी, क्या पार्लियामेंट यहाँ पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कर सकती है, सोल अथॉरिटी है, सोल नहीं, कोर्ट की भी यहाँ पर मानना पड़ेगा, कोर्ट जो भी डिसीजन देगा वो पार्लियामेंट भी मानती है, टू डिटरमाइन वेदर रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स आर रीजनेबल, यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, कोर्ट यहाँ पर कोर्ट की भी अथॉरिटी होगी। फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड अंडर एनी सर्कमस्टांस, ये कह रहा किसी भी सर्कमस्टांसेस में नहीं, जो आर्टिकल 19 है ना 6 राइट्स, उसमें हर एक मतलब आर्टिकल 19 के अंदर में 6 राइट्स हैं, ठीक है, उसमें हर एक मतलब राइट्स के अंदर रेस्ट्रिक्शंस है, ठीक है, तो ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। रेस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिफाइड इफ़ दे मेंटेन पब्लिक ऑर्डर सिक्योरिटी एंड मोरालिटी, तो ये रेस्ट्रिक्शन अगर फंडामेंटल राइट में किया जाए जस्टिफाइड होगी यदि वे मेंटेन करते हैं पब्लिक ऑर्डर सिक्योरिटी और मोरालिटी, ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है ओनली थर्ड स्टेटमेंट विल बी करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्टेट के डेफिनेशन जो आर्टिकल 12 में दिया है उसके रिगार्डिंग बात कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, आर्टिकल 12 इंक्लूड्स ओनली स्टेचूटरी अथॉरिटीज इट्स डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, क्या स्टेचूटरी अथॉरिटीज़, यहाँ पर लोकल अथॉरिटीज़ को भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, और कॉरपोरेशंस मेनी कॉरपोरेशंस जो स्टेट से रिलेटेड हैं वो भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, ओनली स्टेचूटरी को नहीं, ठीक है। अ प्राइवेट एंटिटी परफॉर्मिंग पब्लिक फंक्शंस एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट कैन फॉल विद इन द मीनिंग ऑफ द स्टेट। प्राइवेट एंटिटी परफॉर्मिंग पब्लिक फंक्शन को जैसे मान लो बीसीसीआई है, ठीक है, बीसीसीआई है, ये प्राइवेट फंक्शन और पब्लिक फंक्शन कर रही प्राइवेट अथॉरिटी है, ठीक है, तो ये भी इसके अंडर में आती है स्टेट के अंदर, बट एक्सप्लिसिटली यहाँ पर ये इसकी कंट्रोवर्सी चलती रहती है कि बीसीसीआई जो है वो स्टेट के अंडर में आती है या नहीं आती है, ठीक है, तो ये
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, द टर्म स्टेट अंडर आर्टिकल 12 कवर्स बोथ द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यस ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो 2 और 3 ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द गवर्नमेंट द राइट टू लेवी टैक्सेस ऑन इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। कॉन्स्टिट्यूशन क्या मेंशन करता है कि राइट टू लेवी टैक्सेस ऑन इंडिविजुअल्स पर नहीं, ऑर्गेनाइजेशन पर यहाँ पर मतलब यहाँ पर मेंशन किया गया, ना कि इंडिविजुअल्स पर, ये रॉन्ग हो जाएगा। एज पर द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन एंड स्टेट्स हैव कंकरेंट पावर ऑफ टैक्सेशन। तो मतलब यूनियन कितनी लिस्ट है, 3 लिस्ट हैं, जो कि स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, स्टेट के पास अलग मतलब कंकरेंट है, यूनियन के पास अदर, और जो कंकरेंट लिस्ट हैं इसमें मतलब यूनियन और स्टेट दोनों मतलब यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। इन इंडिया एनी टैक्स बीइंग चार्ज हैज़ टू बी बैक्ड बाय अ लॉ पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट। मतलब कह रहा है इंडिया में किसी कोई भी टैक्स होता है वो चार्ज होता है हैज़ टू बी बैक्ड बाय अ लॉ के द्वारा बैक किया जाता है, तो ये भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर एनी टैक्स किसी भी टैक्स में यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ओनली ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15 एंड लास्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा के कंटेक्स्ट में बारे में बात कर रहा है। ये ऑफिसर होते हैं जो मतलब पार्लियामेंट के ऑफिसर। ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ स्पेसिफाइड द क्वालिफिकेशंस। क्या क्वालिफिकेशन मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में स्पीकर ऑफ लोकसभा के अपॉइंटमेंट या फिर नॉमिनेट इलेक्शन का? तो नहीं, ये गलत है। द सैलरी ऑफ द स्पीकर इज ड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यस। जो शेड्यूल 2 है ना, वहाँ पर मेंशन है कि जो सैलरी होगी आपको, जो अलाउंसेस होंगे स्पीकर के, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, जैसे जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, ठीक है, CAG, अटॉर्नी जनरल, इन सब के जो मतलब CFI से ही यहाँ पर ड्रॉन किया जाता है सैलरीज को। द स्पीकर बीइंग इन चार्ज ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द हाउस इज पोजिशन एज द लीडर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, तो स्पीकर बीइंग इन चार्ज ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द हाउस इज पोजिशन एज द लीडर ऑफ द लोकसभा, ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा ठीक है, यहाँ पर जो है ना, 1 मिनट, ये जो है ना 1 मिनट, सॉरी, ये जो है ना लीडर ऑफ द हाउस नहीं, स्पीकर बीइंग इन चार्ज ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द हाउस, फंक्शन तो करता है बट लीडर ऑफ द हाउस कौन कहलाएगा? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, वो लीडर ऑफ द हाउस मतलब प्राइम मिनिस्टर होता है, ना कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो स्पीकर होता है। तो ये यहाँ पर ओनली स्टेटमेंट 2 करेक्ट हो जाएगा, जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होता है। ठीक है, इसकी सैलरी, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये तो क्वेश्चन नंबर 14 का ये सोल्यूशन है। इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द गवर्नमेंट द राइट टू लेवी टैक्सेस ऑन इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी यहाँ पर जो है ना ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द गवर्नमेंट द राइट टू लेवी टैक्सेस ऑन इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये यहाँ पर देख लेना, यहाँ भी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ये ऑप्शन ही है। ठीक है, तो इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन पर यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ठीक है, बट मेक्स इट क्लियर दैट नो वन हैज़ अ राइट टू लेवी और चार्ज टैक्सेस एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। ठीक है, एनी टैक्स बीइंग चार्ज हैज़ टू बी बैक्ड बाय अ लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट। कोई भी अगर टैक्स चार्ज होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉ होंगे। ठीक है, लॉस होंगे जो कि लेजिस्लेचर या फिर पार्लियामेंट द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, पास किए जाते हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट और थर्ड करेक्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या था यहाँ पर, जो एज पर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन एंड द स्टेट्स हैव कंकरेंट पावर ऑफ टैक्सेशन। यहाँ पर ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि टैक्सेस इन इंडिया कम अंडर द 3 टियर सिस्टम। जैसे लेते हैं ना कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, 3 टियर सिस्टम है बेस्ड ऑन द सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स, and the 7th schedule of the constitution puts separate heads of taxation under the union and state list. ठीक है, there is no separate head under the concurrent list. separate head concurrent list में नहीं है, क्योंकि concurrent list meaning union and state have no concurrent power of the taxation. केवल concurrent list में किसका प्रिवेल होता है? ओनली यूनियन गवर्नमेंट का। ठीक है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट का।
तो ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा स्टेटमेंट सेकेंड। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन विल बी बी और यहाँ पर ए ओनली। ठीक है, तो ये है हमारा आज का मतलब टेस्ट। जो भी आपको मतलब डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।